हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पृथ्वी की हलचलें या भू संचलन के बारे में इस वीडियो में हम पृथ्वी की हलचलों या अर्थ मोमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थ मोमेंट्स या पृथ्वी की हलचलें, तो बच्चों पृथ्वी का जो धरातलीय स्वरूप है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। भू आकार जो है वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो इनका निर्माण और विनाश, इन भू आकारों का जो निर्माण और विनाश होता है ये पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के द्वारा होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो भू संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक बलों जैसे संपीड़न, तनाव, उत्थापन, अवतलन, वलन, भ्रंश द्वारा उत्पन्न गति से होता है, जो बड़े और छोटे पैमाने पर मंद व तीव्र हो सकता है। इन्हें विवर्तनिक शक्तियां भी कह सकते हैं। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर जो भू आकार है वो बनते हैं या उनका फिर वापस समतलन होता है या विनाश होता है। तो ये सब जिन शक्तियों के कारण होता है, जो अंतर्जात या बहिर्जात होती है, तो इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ कहा जाता है। तो ये शक्तियाँ दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, जैसा कि अभी मैंने बोला। एक है अंतर्जात शक्तियाँ, दूसरी है बहिर्जात शक्तियाँ। अंतर्जात शक्तियों को एंडोजेनेटिक फोर्स भी कहा जाता है और बहिर्जात को एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी कहा जाता है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस नाम से स्पष्ट है। अंतर्जात जो पृथ्वी की सतह के अंदर उत्पन्न होती है, जिनके कारण विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है, वो अंतर्जात शक्तियाँ होती है। और बहिर्जात शक्तियाँ जो पृथ्वी की सतह के ऊपर विनाशकारी जो प्रक्रम होते हैं, जिसमें समतलन हो जाता है धरातल का, तो ये सब जो है वो बहिर्जात शक्तियाँ आती है। उसके बाद अंतर्जात शक्तियों को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप इस सारणी में देख पा रहे हैं, भूपटल को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ दो प्रकार की है, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत दो प्रकार की है, दीर्घकालीन भू संचलन या पटल विरूपण। दीर्घकालीन मतलब एक बहुत लंबे समय तक जो भू संचलन चलता है, अर्थ मूवमेंट चलता है, इसी को पटल विरूपण भी कहा जाता है। दूसरी अंतर्जात शक्ति होती है अकस्मात या आकस्मिक, जिसे कहते हैं अचानक होने वाली, तो इसके अंतर्गत आ जाता है ज्वालामुखी और भूकंप। पटल विरूपण के अंतर्गत आता है महादेश जनक शक्तियाँ और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। इससे पहले हम बहिर्जात शक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहिर्जात शक्तियाँ के अंतर्गत आता है अनाच्छादन या इसको डेनुडेशन भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय जो भौतिक रूप से कोई चट्टान टूटती है उसको अपक्षय, अपने ही स्थान पर। और अपर्दन के कई कारक होते हैं, जिससे कोई चट्टान है उसका टूटकर एक जगह से दूसरे स्थान पर उसका जब स्थानांतरण हो जाता है, इसके अंतर्गत प्रवाहित जल, हिमानी, पवन, लहरें इसके लिए जिम्मेदार होती है। अब हम वापस बात करते हैं अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत महादेश जनक शक्तियाँ। महादेश जनक शक्तियाँ जो होती है ये महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियाँ होती है। इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी मुखी शक्तियाँ और अधोमुखी शक्तियाँ। ऊपरी मुखी जैसे उमंजन और अधोमुखी शक्तियों को निमंजन शक्तियाँ कहा जाता है। पर्वत निर्माणकारी शक्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं, तनाव और संपीड़न। तनाव, जब कोई पॉइंट है उसके ऊपर बल जो है दो विपरीत दिशाओं में लगता है तो उसे तनाव कहते हैं। संपीड़न का मतलब है किसी पॉइंट पर जब आमने सामने फोर्स या शक्ति लगती है तो उसे संपीड़न कहा जाता है। तनाव को फिर दो भागों में बांट सकते हैं, विभंग या टूटन और भ्रंश, और संपीड़न को समवलन और वलन। इसके बारे में डिटेल में हम और इसमें पढ़ सकते हैं। जो दीर्घकालिक या पटल विरूपणी शक्तियाँ हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। जो महादेश जनक शक्तियाँ हैं, इसका मतलब होता है महाद्वीपों में उत्थान या महाद्वीपों का निर्माण। ये एपिओरोजेनेटिक शब्द जो है ये दो एपिरोज से बना है। एपिरोज का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पत्ति, मतलब महाद्वीप की उत्पत्ति। ऊपरी मुखी का मतलब उत्थान या ऊपर उठ जाना, और अधोमुखी शक्तियों का मतलब होता है नीचे की तरफ धंस जाना महाद्वीपीय भागों का, तो वो हो गई अधोमुखी शक्तियाँ। और पर्वत निर्माणकारी शक्तियों को ओरोजेनेटिक शक्तियाँ भी कहा जाता है। ये शक्तियाँ जो होती है भूतल पर क्षैतिज रूप से सक्रिय होती है। इन्हें क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं।
ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है तनाव या भ्रंशन और दूसरी होती है वलन। समवलन या वलन और दूसरा होता है वलन। समवलन जो होता है जब दो या दो से अधिक क्षैतिज शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने क्रियाशील होती है तो धरातलीय चट्टानों के मुड़ाव या बंकन होने लगता है। मुड़ाव भी दो प्रकार से पड़ते हैं, एक होता है वलन, दूसरा होता है समवलन। समवलन के प्रभाव से धरातल के विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होता है और विस्तृत क्षेत्र लहर के समान ऊपर नीचे हो जाता है। इस परिवर्तन से धरातल का बड़ा भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। कभी कभी धरातल का कोई भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्समवलन कहते हैं, और जब वो नीचे धंस जाता है तो उसे असमवलन कहा जाता है। और जो समवलन के कारण ऊपर उठा भाग है इसको भू अपनीति भी कहा जाता है, और जो नीचे धंसा भाग है उसको भू अभिनीति कहते हैं। जब समवलन क्रिया बड़े क्षेत्र में होती है तो उसे वृहद समवलन कहा जाता है। ऐसी स्थिति दोनों ही लक्षणों में ढाल धीमे रहते हैं। वलन, अगर हम वलन की बात करें तो वलन भी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संवलन, संचलन और संपीड़न का ही परिणाम है। चट्टानों में सुविकसित लहरदार मोड़ ही वलन कहलाते हैं। भूतल पर अवसादी शैल प्राय समतल स्तर में होती है, किंतु भूगर्भ की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से उनमें संपीड़न होने लगता है। क्षैतिज दिशा में पड़ने वाले दबाव के कारण उसमें सिकुड़ने और मोड़ पड़ जाते हैं। फिंच के अनुसार समतल परतदार शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को ही वलन कहा जाता है। तो बच्चों, समवलन में तो मोड़ बहुत विस्तृत क्षेत्र में हो रहा था, धीमे ढाल वाला था। इसमें वलन जो है वो अधिक मात्रा में हो रहा है। वलन की संरचना, इसके अंतर्गत वलन की भुजा, वलन का अक्ष, अक्षीय तल, नति, नतिलंब, अपनति, अभिनति आदि आते हैं, जिनके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।